हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को श्वसन की क्रियाविधि समझाई थी। कौन कौन सी पेशियां किस किस तरीके से काम करती हैं वो मैंने आप लोगों को समझा दिया था। जो वक्षीय कक्ष होता है उसकी गति किस तरीके से होती है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाले हैं श्वसनीय आयतन एवं श्वसनीय क्षमताएं। श्वसनीय आयतन एवं श्वसनीय क्षमताएं, ठीक है बेटा, ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पिछले कुछ सालों में कई क्वेश्चंस आए हैं और अभी भी कई क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और जो चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा। क्षमताएं एवं आयतन। इससे पहले कि हम लोग ये शुरू करें, हम लोग उस यंत्र की बात कर लेते हैं जिस यंत्र द्वारा नापा जाता है, ठीक है, आयतन एवं क्षमताओं को नापा जाता है। तो जिस यंत्र से श्वसनीय आयतन एवं क्षमताएं नापी जाती हैं उसे हम लोग कहते हैं स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर द्वारा श्वसनीय आयतन एवं क्षमताओं को नापा जाता है, ठीक है बेटा, ठीक है। स्पायरोमीटर द्वारा श्वसनीय आयतन एवं क्षमताओं को नापा जाता है ना। चलो अब हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं श्वसनीय आयतन की। सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे, जिस आयतन की हम लोग बात करेंगे वो कहलाता है ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन या उसे हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, टीवी। ये क्या होता है इसको समझना। देखो बेटा, आप अभी सामान्य अवस्था में बैठे हैं। सामान्य अवस्था में जब आप बैठे हैं तो आपकी श्वसन दर भी कैसी है? आपकी श्वसन दर भी सामान्य है। इस सामान्य श्वसन दर पे प्रति श्वास, ठीक है, सामान्य श्वसन दर पे प्रति श्वास आप वायु का कितना आयतन अंतः श्वसित करते हैं वो भी ज्वारीय आयतन कहलाता है, और वायु का कितना आयतन बाह्य श्वसित करते हैं वो भी ज्वारीय आयतन कहलाता है, ठीक है। समझना, इसको समझना। हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रति श्वास। हम लोग क्या कह रहे हैं? प्रति श्वास वायु का अंतः श्वसित या बाह्य श्वसित आयतन। एक बार में कोई एक टर्म आप यूज करोगे, या तो अंतः श्वसित यूज करोगे या बाह्य श्वसित यूज करोगे। तो प्रति श्वास वायु का अंतः श्वसित या बाह्य श्वसित आयतन टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन कहलाता है। अगर आप अंतः श्वसन की बात कर रहे हो तो इसकी परिभाषा हो जाएगी प्रति श्वास वायु का अंतः श्वसित आयतन। अगर अंतः श्वसन की बात कर रहे हो तो प्रति श्वास वायु का अंतः श्वसित आयतन। अगर बाह्य श्वसन की बात कर रहे हो तो प्रति श्वास वायु का बाह्य श्वसित आयतन। अगर बाह्य श्वसन की बात कर रहे हो तो प्रति श्वास वायु का बाह्य श्वसित आयतन। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो मान होता है वो होता है 350 से 500 ml। कितना होता है बेटा? 350 से 500 ml। तो ये ज्वारीय आयतन की परिभाषा और उसका मान प्रति श्वास, ठीक है, लेकिन ध्यान के रखना है किस पे? प्रति श्वास सामान्य श्वसन दर पे। प्रति श्वास सामान्य श्वसन दर पे। तो प्रति श्वास वायु का अंतः श्वसित या बाह्य श्वसित आयतन ज्वारीय आयतन कहलाता है। दूसरा होता है अंतः श्वसित सुरक्षित आयतन। अंतः श्वसित सुरक्षित आयतन,
या इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। क्या कहते हैं? IRV। अब बेटा इसको समझना, अच्छे से समझना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। मेरे पास एक पानी का बर्तन है जिसकी क्षमता है 5 लीटर, जिसकी क्षमता है 5 लीटर, पर मैं अभी उसमें से केवल 3 लीटर यूज कर रहा हूं, ठीक है, केवल 3 लीटर यूज कर रहा हूं। तो 2 लीटर मेरे पास अभी सुरक्षित आयतन है जिसको जरूरत पड़ने पे मैं यूज कर सकता हूं, तो ये फेफड़ों का वो आयतन है जो सामान्य श्वसन पे यूज नहीं होता, सामान्य श्वसन पे इसका उपयोग नहीं होता, लेकिन जब आप बलपूर्वक अंतः श्वसन करते हैं तब यह आयतन यूज होता है। जब बलपूर्वक अंतः श्वसन करते हैं तब इस आयतन का उपयोग होता है। तो इसको परिभाषित करने का क्या तरीका होगा? ज्वारीय आयतन के ऊपर वायु का अंतः श्वसित आयतन। क्यों? बलपूर्वक अंतः श्वसन के कारण ज्वारीय आयतन के ऊपर वायु का अंतः श्वसित आयतन। आसान भाषा में इसका तो अंतः श्वसन आप कर ही रहे हो, ताकत लगा के इसको और अंतः श्वसित कर सकते हो। इसका तो अंतः श्वसन कर ही रहे हो, ताकत लगा के इसका अंतः श्वसन और आप कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू होती है 2500 से 3000 ml। मतलब इसके अलावा बलपूर्वक जब आप श्वसन करोगे तो इतना आयतन वायु का और आप अंतः श्वसित कर सकते हो, इतनी वायु और आप अंतः श्वसित कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से हमारे पास आता है बाह्य श्वसित सुरक्षित आयतन, यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। जिस तरीके से बलपूर्वक अंतः श्वसन द्वारा आप इतनी वायु का अंतः श्वसन और कर सकते हो, ठीक उसी तरीके से इतनी वायु तो आप बाह्य श्वसित कर ही रहे हो, बलपूर्वक बाह्य श्वसन द्वारा इतनी वायु और बाह्य श्वसित आप कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू होती है 1000 से 1100 ml। इसकी वैल्यू होती है 1000 से 1100 ml। ठीक है बेटा, ज्वारीय आयतन तो आप बाह्य श्वसित कर ही रहे हो, बलपूर्वक बाह्य श्वसन द्वारा आप और वायु को बाह्य श्वसित कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया इतना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब यहां पे बात करते हैं क्षमता की। तो सबसे पहली आएगी अंतः श्वसन क्षमता। अंतः श्वसन क्षमता, ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, एक्चुअली इसको नीचे लिख देते हैं, ज्यादा सही रहेगा, वैल्यू लिखने के लिए अच्छी जगह हो जाएगी हमारे पास। इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मतलब कुल कितनी वायु आप अंतः श्वसित कर सकते हो, कुल कितनी वायु आप अंतः श्वसित कर सकते हो। तो इतनी वायु को आप अंतः श्वसित कर ही रहे हो, ताकत लगा के आप इतनी वायु अंतः श्वसित और कर सकते हो। तो ये हो जाएगा टीवी प्लस आईआरवी, ज्वारीय आयतन प्लस अंतः श्वसित सुरक्षित आयतन, ज्वारीय आयतन प्लस अंतः श्वसित सुरक्षित आयतन।
ठीक है बेटा। ठीक इसी तरीके से हमारे पास आएगा बाह्य श्वसन क्षमता। बाह्य श्वसन क्षमता इसे कहते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, मतलब कुल कितनी वायु आप बाह्य श्वसित कर सकते हो। कुल कितनी वायु आप बाह्य श्वसित कर सकते हो। तो ये होता है टीवी प्लस ईआरवी, ज्वारीय आयतन प्लस बाह्य श्वसित सुरक्षित आयतन, ज्वारीय आयतन प्लस बाह्य श्वसित सुरक्षित आयतन। ठीक है। चौथा आयतन जो आपको यहां पे पढ़ना है उसको हम लोग कहते हैं अवशेषी आयतन। इसे इंग्लिश में कहा जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम, आरवी। ये वो आयतन है, आप चाहे जितना मर्जी बलपूर्वक जितनी मर्जी बार श्वसन कर लें, बलपूर्वक बाह्य श्वसन करें, जितनी मर्जी बार बलपूर्वक बाह्य श्वसन करें, ये आयतन कभी भी फेफड़ों के बाहर नहीं जाता। इसका मान होता है 1100 से 1200 ml। इतनी वायु कभी भी फेफड़ों के बाहर नहीं जाती। ठीक है, कभी भी फेफड़ों के बाहर नहीं जाती, जितनी मर्जी बार आप बाह्य श्वसन कर लें। ठीक है, बलपूर्वक जितनी मर्जी बार बाह्य श्वसन करें, अवशेषी आयतन कभी भी फेफड़ों के बाहर नहीं जाता, ये फेफड़ों में ही रहता है। इससे हमारे पास आता है, हमारी अगली क्षमता आती है जिसे हम लोग कहते हैं क्रियात्मक अवशेषी क्षमता। क्रियात्मक अवशेषी क्षमता इंग्लिश में बोलेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी। अब इसको समझना, अवशेषी वर्ड आ गया, उसमें अवशेषी वर्ड आ गया मतलब अवशेषी आयतन तो आएगा ही। तो एक तो यहां पे हो गया आरवी, अवशेषी आयतन, एक तो हो गया अवशेषी आयतन। अब बहुत ध्यान से सुनना, बलपूर्वक अंतर श्वसन करने के पश्चात जब सामान्य बाह्य श्वसन होता है, बलपूर्वक अंतः श्वसन करने के बाद जब सामान्य बाह्य श्वसन होता है, तो यह आयतन फेफड़ों के बाहर नहीं जाता। जो बाह्य श्वसित सुरक्षित आयतन है, ये केवल बलपूर्वक बाह्य श्वसन पर ही फेफड़ों के बाहर जाएगा। अगर आपने बलपूर्वक अंतः श्वसन किया है, उसके बाद सामान्य बाह्य श्वसन किया है, तो यह आयतन फेफड़ों के बाहर नहीं जाएगा। प्रैक्टिकली करके देख लो, बलपूर्वक अंतर श्वसन किया है, सामान्य बाह्य श्वसन किया है, तो उसमें यह फेफड़ों के बाहर आयतन नहीं जाएगा। तो क्रियात्मक आयतन होता है, इसलिए यहां पे आ जाएगा ईआरवी प्लस आरवी। ठीक है, ईआरवी प्लस आरवी। क्रियात्मक अवशेषी क्षमता में आपके पास आएगा बाह्य श्वसित सुरक्षित आयतन प्लस अवशेषी आयतन। ठीक है बेटा, बाह्य श्वसित सुरक्षित आयतन प्लस अवशेषी आयतन। चौथी होती है हमारे पास जैव क्षमता। जैव क्षमता मतलब इंग्लिश में वाइटल कैपेसिटी। इंग्लिश में वाइटल कैपेसिटी, वीसी। ये क्या होता है? ये होता है बलपूर्वक अंतः श्वसन के पश्चात बलपूर्वक बाह्य श्वसन। बलपूर्वक अंतः श्वसन के पश्चात बलपूर्वक बाह्य श्वसन, इसको कहते हैं टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। ठीक है बेटा, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी ये कहलाता है जैव क्षमता या वाइटल कैपेसिटी। होती है बलपूर्वक अंतः श्वसन के पश्चात बलपूर्वक बाह्य श्वसन, तो टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। ठीक है, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है फेफड़ों की कुल क्षमता।
फेफड़ों की कुल क्षमता, मतलब टोटल लंग कैपेसिटी, टीएलसी, और ये होता है वीसी प्लस आरवी, वीसी प्लस आरवी, ठीक है, वीसी प्लस आरवी, कुल क्षमता होती है वीसी प्लस आरवी, ठीक है बेटा। तो ये आपकी आयतन एवं फेफड़ों की क्षमताएं हैं, आयतन एवं फेफड़ों की क्षमताएं हैं, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से एनसीईआरटी से पढ़ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों से कई बार पिछले एग्जाम्स में पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जो आपका स्पाइरोमीटर होता है ना बेटा, स्पाइरोमीटर में एक मापने का यंत्र होता है बेलनाकार, जिसको सिलिंड्रिकल कहते हैं। बेलनाकार मापने का यंत्र होता है, एक पतली सी लंबी ट्यूब होती है और एक माउथपीस होता है। उसी माउथपीस में आपको अंदर श्वसन भी करना होता है और उसी में आपको बाह्य श्वसन भी करना होता है। उसी माउथपीस से आपको अंदर श्वसन भी करना होता है और बाह्य श्वसन भी करना होता है। अब अवशेषी आयतन ना तो अंदर श्वसन में भाग लेता है, ना ही बाह्य श्वसन में भाग लेता है। अवशेषी आयतन ना तो अंदर श्वसन में भाग लेता है, ना ही बाह्य श्वसन में भाग लेता है। तो इसको स्पाइरोमीटर नहीं नाप पाएगा, स्पाइरोमीटर इसको नहीं नाप पाएगा। तो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, अवशेषी आयतन को स्पाइरोमीटर द्वारा नहीं नापा जा सकता। तो इस कारण से आपकी अवशेषी क्षमता, क्रियात्मक अवशेषी क्षमता और कुल क्षमता, इसको भी स्पाइरोमीटर से सीधे तौर पे नहीं नाप सकते हो, ठीक है। अवशेषी आयतन और जिस जिस क्षमता में अवशेषी आयतन आ रहा है, आप उसको सीधे स्पाइरोमीटर से नहीं नाप सकते, क्योंकि अवशेषी आयतन ना तो अंतः श्वसन में भाग लेता है, ना ही बाह्य श्वसन में भाग लेता है, ठीक है बेटा, समझ आया इतना? चलो, तो ये आपके आयतन एवं क्षमताएं हो गई। एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से पढ़ना, किसी भी तरीके की दिक्कत हो मुझसे पूछना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग ये देखते हैं कि गैसों का आदान प्रदान किस तरीके से होता है। गैसों का आदान प्रदान किस तरीके से होता है, ठीक है बेटा। इसके लिए हम लोग एक सिंपल सा लाइन डायग्राम बनाएंगे, सिंपल सा लाइन डायग्राम बनाएंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे हमने बता दिया हार्ट, ठीक है, चार कक्षीय हृदय, मानव हार्ट, मानव हृदय चार कक्षीय, ऊपर वाले छोटे कक्ष आलिंद, नीचे वाले बड़े कक्ष निलय। यहां हमने बता दिए ऊतक और यहां पे हमने बता दिए फेफड़े, ठीक है। ये होता है बायां आलिंद एवं बायां निलय, और यहां होता है दायां आलिंद एवं दायां निलय, दायां आलिंद एवं दायां निलय। ऊतकों से दो बड़ी शिराएं उठती है और दाएं आलिंद तक आती है, वहां से दाएं निलय पे, और वहां से वो जाती है फेफड़े पे। तो ये जो ऊतक से आ रही है, इसे हम लोग कहते हैं अग्र एवं पश्च महाशिरा, अग्र एवं पश्च महाशिरा, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं पल्मोनरी धमनी, फुफ्फुसीय धमनी, या उसे कहते हैं पल्मोनरी धमनी, ठीक है। फेफड़ों में रुधिर जाएगा, फेफड़ों में रुधिर जाने के बाद वहां पे क्या होगा, उसका ऑक्सीकरण होगा, और फुफ्फुसीय शिरा या पल्मोनरी शिरा जो होती है, फुफ्फुसीय शिरा या पल्मोनरी शिरा जो होती है, ऑक्सीकृत रुधिर को बाएं आलिंद पे लेके आएगी, वहां से बाएं निलय पे, और महाधमनी द्वारा क्या होगा, इसे ऊतकों तक पहुंचा दिया जाएगा। अब मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, CO2 की मात्रा कम होती है, और ऊतकों में CO2 की मात्रा ज्यादा होती है,
CO2 की मात्रा ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो अब जो गैसों का आदान प्रदान होगा वो दो जगह पे होगा, रुधिर और फेफड़ों के बीच एवं रुधिर और ऊतकों के बीच। ये यहां से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लेके जाएगा और फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके बाहर आ जाएगा। ये यहां से ज्यादा ऑक्सीजन लेके जाएगा और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर आ जाएगा। समझ आ रही बात? यहां पे क्या होगा, फेफड़े रुधिर में ऑक्सीजन डाल देंगे, यहां क्या होगा, ऊतक रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे। तो ये जो गैसीय आदान प्रदान जिस प्रक्रिया से होता है उसे हम लोग कहते हैं सरल विसरण। ठीक है, गैसीय आदान प्रदान जिस प्रक्रिया से होता है उसे हम लोग कहते हैं सरल विसरण। तो फेफड़ों एवं रुधिर के बीच, फेफड़ों एवं रुधिर के बीच क्या होगा, सरल विसरण से गैसों का आदान प्रदान एवं ऊतकों और रुधिर के बीच में भी क्या होगा, सरल विसरण से गैसों का आदान प्रदान। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब हम लोग यहां पे एक नया टर्म डालते हैं। अब हम लोग यहां पे नया टर्म लेके आते हैं। सरल मिश्रण याद रखना, क्वेश्चन आता है किस प्रक्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, तो किसके द्वारा होता है, सरल मिश्रण द्वारा। चलो अब हम लोग यहां पे एक नया टर्म लेके आते हैं और उसे कहते हैं आंशिक दाब, मतलब पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, ठीक है। ये क्या होता है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, एक मिश्रण में एकल गैस का दाब, एक मिश्रण में एकल गैस का दाब कहलाता है उसका आंशिक दाब। उदाहरण वायु, ठीक है, जो एयर है, हवा है, वो क्या है, वायु एक मिश्रण है, ठीक है। उस वायु में नाइट्रोजन का कितना दाब होगा, वो कहलाएगा नाइट्रोजन का आंशिक दाब। ऑक्सीजन का कितना दाब होगा, वो कहलाएगा ऑक्सीजन का आंशिक दाब। CO2 का दाब कितना होगा, वो कहलाएगा CO2 का आंशिक दाब। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन के आंशिक दाब को इस तरीके से लिखते हैं, CO2 के आंशिक दाब को ऐसे लिखते हैं, PO2 और PCO2। ये ऑक्सीजन का आंशिक दाब है, ये CO2 का आंशिक दाब है। ऑक्सीजन का एवं CO2 का आंशिक दाब है। ठीक है, तो अब हम लोग इसी पे बात करते हैं। एक टेबल बनाते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में भी दिया है, उससे समझते हैं। टेबल का पहला कॉलम है गैस, कौन सी गैस होगी। दूसरा कॉलम रहेगा वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल में तीसरा कॉलम रहेगा कूपिका में, कूपिका, तीसरा कॉलम रहेगा कूपिका। चौथा कॉलम रहेगा ऑक्सीकृत रुधिर, ऑक्सीकृत रुधिर। पांचवा कॉलम रहेगा ऊतक, और ऊतक एवं अनऑक्सीकृत रुधिर जो होता है, अनऑक्सीकृत रुधिर जो होता है, ऊतकों पे और उस पे एक ही बात लागू होती है। ऊतकों पे और अनऑक्सीकृत रुधिर पे एक ही बात लागू होती है। ठीक है, चलो ये हमारा टेबल बनके तैयार हो गया है। अब इसमें हम लोगों को बात करनी है सबसे पहले ऑक्सीजन के आंशिक दाब की और उसके बाद CO2 के आंशिक दाब की। ऑक्सीजन का आंशिक दाब एवं CO2 का आंशिक दाब। वायुमंडल में ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है 159 mmHg और CO2 होता है 0.3 mmHg। ये mmHg उसकी यूनिट होती है, ठीक है, इस यूनिट में उसको नापते हैं। कूपिका में होता है 104। ऑक्सीकृत रुधिर में ऑक्सीजन होता है 95।
और ऊतक एवं अनऑक्सीकृत रुधिर में होता है 40। ये ऑक्सीजन के आंशिक दाब के मान है, ये ऑक्सीजन के आंशिक दाब के मान है। अब CO2 की बात करें तो यहां होता है 40, ठीक है, यहां भी होता है 40 और यहां पे होता है 45, यहां पे होता है 45, ठीक है बेटा। तो ये आंशिक दाब हमारे अलग अलग बॉडी में जगह पे कौन सी गैस के क्या आंशिक दाब है वो रहेगा। अब यहां पे आप देख सकते हो कि अलग अलग वैल्यू आ रही है, ठीक है, इनके मानों में परिवर्तन आ रहा है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का आंशिक दाब 159 है, कूपिका में 104 है, ऑक्सीकृत रुधिर में 95 है और ऊतक में और अनऑक्सीकृत रुधिर में 40 है। PCO2 देखें तो 0.3, 40, 40 और 45, ठीक है बेटा। अब ये परिवर्तन क्यों आता है, इनके मानों में वैल्यू अलग अलग क्यों होती है, ये जब हम लोग आगे पढ़ेंगे अगली क्लासेस में, आगे जब हम लोग अगली क्लासेस में पढ़ेंगे तब ये चीज जो है वहां पे आप लोगों को क्लियर होगी। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि आपके पास जो रुधिर कह रहा हूं, श्वसनीय आयतन एवं श्वसनीय क्षमताएं वो क्या होती हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है, उनका मान क्या होता है, उनका मतलब क्या होता है। फिर हमने क्या देखा, किस प्रक्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, किस प्रक्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, और उसके बाद आंशिक दाब कौन सी गैस का हमारी बॉडी में कितना होता है और वायुमंडल में कितना होता है, बॉडी में कितना होता है और वायुमंडल में कितना होता है। सॉरी, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो परिवर्तन आ रहा है वैल्यू में, ये परिवर्तन क्यों आता है। साथ ही साथ कल से हम लोग गैसीय परिवहन पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे, गैसीय परिवहन पढ़ना भी कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसको अच्छे से पढ़ना। आज जो चीजें आपको पढ़ाई है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछना जरूर, ठीक है बेटा। तो अगली क्लास तक के लिए अपना सब लोग ध्यान रखिए।